Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 3 of Unit 2, Block 3, MPCE 013, that is MAPC second year students who opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already made two parts. You will get the link in the description section of this video. Let us start with today's topic. Today's topic is group psychotherapy. Group psychotherapy नाम से ही पता चल रहा है. Generally group psychotherapy सुनने से थोड़ा सा भयंकर सा लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या तो है, बट इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम ग्रुप थेरेपी बोलते हैं. अब थोड़ा सा चैन आया होगा सुन के कि ग्रुप थेरेपी ठीक है, इट्स ओके. सो ग्रुप साइकोथेरेपी या ग्रुप थेरेपी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं. और ये एक तरह की साइकोथेरेपी है. साइकोथेरेपी मीन्स जो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और तब जब जो हम थेरेपीज देते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें जब होती हैं ग्रुप में की जाती हैं तो उसको हम ग्रुप साइकोथेरेपी के नाम से जानने लगते हैं. सो इसमें एक या एक से ज़्यादा थेरेपिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स लोग तो ज़्यादा होंगे ही, 3-4 से ज़्यादा ही लोग होते हैं इसमें. सो एंड ग्रुप की साइज़ डिपेंड करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ग्रुप में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम तक कितने जा सकते हैं. सो ये स्मॉल ग्रुप होता है क्लाइंट्स का, और उनकी जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो कॉमन होती है, बट अनकॉमन वाले भी होते हैं. वो ग्रुप्स कौन से होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो इसमें जो थेरेपीज हम जनरली यूज़ करते हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी. और ये ग्रुप कॉन्टेक्स्ट और ग्रुप प्रोसेस जिस तरह से चल रहा होता है ना, अ, वो हमें देखना पड़ता है जब भी हम ग्रुप में थेरेपी देना चाहते हैं. सो किस तरह से मैकेनिज़्म हमें डिसाइड करना है, किस तरह से हमें एक्सप्लोर करना है रिलेशनशिप को. स्पेसिफिकली हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे ज़ोर देते हैं जब ग्रुप की बात कर रहे होते हैं. ग्रुप में जब भी थेरेपी देते हैं तो ग्रुप मेंबर्स की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह की है उसको हम एनालाइज कर पाते हैं, उसको एग्जामिन कर पाते हैं. और जब हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं सो हम सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या मिसिंग है और क्या है एग्जिस्ट करता है. सो जो कंसेप्ट होता है ग्रुप थेरेपी का वो यही होता है कि हम इसमें हेल्प करना चाहते हैं. और ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें. सो इसमें सब जो ग्रुप्स आते हैं उसमें कौन कौन से आ सकते हैं जो ग्रुप्स के हम बात कर रहे हैं. सो ग्रुप थेरेपी में तरह तरह के ग्रुप्स आएंगे ऑफ कोर्स. सो वो कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, स्किल ट्रेनिंग ग्रुप्स हो सकते हैं, साइको एजुकेशन ग्रुप हो सकते हैं, एक्टिविटी ग्रुप होते हैं, साइको डायनामिक ग्रुप होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप होते हैं, साइको एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं. सो ये तरह तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो ज़्यादातर थेरेपी की इंटेंशन से बने होते हैं. सो कुछ ना कुछ तो इंसान सीखता ही है जब इन ग्रुप्स में आता है. तो जब हम स्किल ट्रेनिंग ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें जनरली जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है एंगर मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. ये सारी सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देते हैं. सो जो ग्रुप थेरेपी होती है वो नॉन वर्बल भी हो सकती है. अब नॉन वर्बल की अगर बात करें तो उसमें डांस थेरेपी आ जाता है, म्यूजिक थेरेपी आ सकता है. ठीक है, टेक टीना रिदम प्रोसेस ऐसा कुछ आपने अगर सुना है तो ये भी आता है. अगर आप स्पेलिंग देखें तो किस डिज़ाइन से लिखा हुआ है इसमें, टेक टाइना या टीना वट एवर रिदम प्रोसेस. सो ये भी एक तरह की थेरेपी है. सो अब हम बात करें तो ग्रुप थेरेपी एंड इंडिविजुअल थेरेपी में क्या डिफरेंस है. इंडिविजुअल थेरेपी तो आप ऑलरेडी बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो ग्रुप थेरेपी के बारे में इन्होंने बताया है. एक तो ये कॉस्ट सेविंग मेजर होता है जहाँ पे आप सिंगल थेरेपी के अगर 1500 to 2000 चार्ज करते हैं पर पर्सन. सो ग्रुप थेरेपी में पर पर्सन को आप 500 बोल के एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं और एक ही सेशन में 4-5 लोगों को एक साथ सेशन दे सकते हैं. वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. देन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में होता है बहुत सारे पीपल जो सेम तरह की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और उनका बजट अलाउ नहीं करता सिंगल सेशंस लेने के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कभी कभी होता है कि साइकोलॉजिस्ट कम होते हैं एंड थेरेपी लेने वाले ज़्यादा होते हैं, एंड उस केस में हम लोगों को ग्रुप में डाल सकते हैं. सो इस तरह से हम इसमें इसको कर सकते हैं. अगेन ग्रुप थेरेपी के और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं.
और कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो इससे बेनिफिट नहीं भी उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं ग्रुप थेरेपी। सो जो एम होता है ग्रुप साइकोथेरेपी का वो यही होता है कि हम उनके इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकें, उनको हेल्प कर सकें इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए, एनकरेज कर सकें उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में। और जो पार्टिसिपेंट है वो एक दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी थेरेपिस्ट से हेसिटेंट भी होता है क्लाइंट, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता, लेकिन अगर दूसरा उसी की सेम इशू को लेते हुए एक और बंदा उसके पास में बैठा है या उसके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर दैट क्लाइंट टू टॉक टू अदर पार्टिसिपेंट्स और उनसे डिस्क्लोज कर सकता है बहुत सारी चीज़ें जो थेरेपिस्ट के सामने हेसिटेंट होते हैं। सो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन सोलली अगर देखा जाए ना तो ये थेरेपिस्ट की ड्यूटी होती है। थेरेपिस्ट को हम इसमें फैसिलिटेटर, लीडर या फिर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, उनको बोल सकते हैं हम इस नेम से जब हम ग्रुप की बात करते हैं। सो वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं ये देखकर कि कौन से कैंडिडेट को इसमें डालने से, ग्रुप में डालने से बेनिफिट होगा और दूसरे मेंबर्स का भी इन्फ्लुएंस उस पर रहेगा। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, इसका हिस्ट्री क्या है? इसके जो फाउंडर्स है ग्रुप साइकोथेरेपी के वो यूएसए में सबसे पहले हुआ था जोसेफ एच प्रैट, ट्राइगेंट बरो एंड पॉल स्क्लिंडर। इन्होंने सबसे पहले यूएसए में किया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्दर डेवलपमेंट जो किया वो जैकब एल मोरिनो, सैमुअल स्लेवसन एंड हेमन स्पॉटनेट्स, इरविन येलोम एंड लाउ ऑरमोंट, इनका नाम आता है। एंड उसके बाद फिर आगे भी बहुत सारे इसके ऊपर डेवलपमेंट हुए। जो मोरिनो है उन्होंने फिर बहुत स्ट्रक्चर्ड ग्रुप थेरेपी के बारे में भी काम किया और स्ट्रक्चर्ड ग्रुप थेरेपी को साइको ड्रामा के नाम से अब जाना जाता है, जो मोरिनो ने बताया था। यूके में भी इसका डेवलपमेंट हुआ एंड ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंटली किसने डेवलप किया? इसके जो पायोनियर थे वो एस एच फोल्केज एंड विलफ्रेड बायोन थे। सो ये क्यों कर रहे थे उस टाइम पे? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कॉम्बैट फटीग होता था ना उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स होते थे तो ऑब्वियसली इतने सारे थेरेपिस्ट कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए ग्रुप थेरेपी की वहाँ पे शुरुआत हो गई। नाउ फोल्केस एंड बायोन जो थे वो साइको एनालिस्ट थे और उन्होंने साइको एनालिसिस को ही यूज़ किया था ग्रुप थेरेपी में, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो ग्रुप मेंबर्स थे ना वो क्या कर रहे थे। जो ट्रांसफरेंस, आपने ट्रांसफरेंस टर्म सुना होगा। ट्रांसफरेंस होता है कि इंसान जब अपने खुद के इमोशंस ना दूसरों पे डालना शुरू हो जाता है, दूसरों पे स्पेसिफिकली थेरेपिस्ट के ऊपर डालता है, आपके उसके अंदर की किसी इंसान को लेकर भावना होती है वो थेरेपिस्ट के ऊपर डालने लगता है, तो उसको हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। अपना गुस्सा, सब कुछ, अपने इमोशंस वो सब थेरेपिस्ट के ऊपर निकालने लगता है। तो ये चीज़ ना इन्होंने ये भी देखा कि ग्रुप मेंबर्स आपस में भी कर रहे थे ये चीज़, सिर्फ वो थेरेपिस्ट के ऊपर नहीं, ये ग्रुप मेंबर्स आपस में भी ट्रांसफरेंस शो कर रहे थे। जो उसको देखते हुए फिर इन्होंने ये इस साइको जो ग्रुप थेरेपी है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। नाउ थेरेपेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। ये येलोम्स का थेरेपेटिक फैक्टर्स है। इसको येलोम्स जो थेरेपेटिक फैक्टर्स है इसको हम क्यूरेटिव फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हम इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ग्रुप थेरेपी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब जो अवेलेबल एवरीवेयर है ना। सो इसमें क्या, जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपनी सारी फीलिंग्स एंड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ है। और ये यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न भी होता है बेसिकली कि उस सर्व करें हम कुछ ग्रुप मेंबर्स के जो मेरे जो सेंस ऑफ आइसोलेशन होता है ना, कई लोग क्या सोचते हैं कि अलग थलग ही रहो, हमारे जैसा कौन होगा, है ना। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो और अपने जैसे कई लोगों को देखते हो तो आपको लगता है अरे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। सो वो जो आइसोलेशन वाली सेंस होती है ना वो हट जाती है। सो ऐसे ही जब हम ग्रुप में लोगों को डाल देते हैं तो और वो देखते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जैसी एक्सपीरियंसेस भोग रहे हैं या उनके साथ वही चीज़ है, वो उनका सेल्फ एस्टीम रेज़ कर देता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेशन मिल जाता है।
सो इसीलिए ये ग्रुप एक बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ के लिए। सेकेंड इज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म होता है दूसरों की हेल्प करने को एल्ट्रुइज्म कहते हैं। सो जो मेंबर्स हैं वो जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं कि वो कुछ कर पा रहे हैं दूसरे के लिए एंड एक दूसरे के सेल्फ एस्टीम को लिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, सो ये उनको खुद को भी हेल्प करता है। ये एक और वो अडेप्ट कर पाते हैं कोपिंग स्टाइल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स को लर्न कर पाते हैं इसी सिनेरियो में। नेक्स्ट इज इंस्टिलिंग ऑफ होप। सो जब कोई मिक्स्ड ग्रुप होता है जहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं अपनी रिकवरी के या डेवलपमेंट के, जिस भी फैक्टर से वो लोग एक ग्रुप में आए हैं। मे बी डिप्रेशन का केस ले लेते हैं एक, तो डिप्रेशन का अगर ग्रुप है और उसमें सारे मेंबर्स डाले हुए हैं एंड कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो रिकवर हो रहे हैं डिप्रेशन से, कुछ ऐसे होंगे जो मिडिल स्टेज में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जिनको शुरुआती हुई होगी। सो ये जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एक दूसरे को देखते हैं, सो ये मेंबर्स इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से, एनकरेज करते हैं एक दूसरे को कि कैसे अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है एंड और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो रिकवर्ड लोगों से मिल सकते हैं, उससे होप मिलती है उनको। नेक्स्ट इज इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगेन फैक्ट है ये तो, जब आप किसी सिमिलर ग्रुप में होते हो, जैसे आपने भी एमएपीसी के ग्रुप बनाए होंगे जो एमएपीसी के स्टूडेंट्स हैं, सो आपको एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उससे आपको पता चलता है कि ट्रीटमेंट के बारे में आपके केस में, एमएपीसी के केस में आपको ये पता चलता है कौन कौन पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर है, कहाँ से आपको कौन सी हेल्प मिल सकती है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। मेरे चैनल के बारे में भी कुछ लोगों को पता चला होगा ग्रुप से। सो इस तरह से इस केस में क्योंकि हम साइकोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है, कुछ सर्विसेज के बारे में पता चलता है, वो कैसे सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टिव रिकैपिचुलेशन ऑफ द प्राइमरी फैमिली एक्सपीरियंसेस। मेंबर्स जो होते हैं ना अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप थेरेपिस्ट एंड दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ। क्योंकि और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उनके खुद के पेरेंट्स या सिबलिंग के साथ उनका जो बिहेवियर था। तो जब वो सेम बिहेवियर, इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन उनका अपने सिबलिंग्स या पेरेंट्स के साथ होता था, वो ही सेम चीज़ ना वो ग्रुप मेंबर्स एंड थेरेपिस्ट के साथ करना शुरू कर देते हैं। सो थेरेपिस्ट को है ना हेल्प मिलती है ये समझने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या थे जिसने उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट किया है। और उससे वो अनकॉन्शियसली उस चीज़ को जब रिपीट करते हैं बार बार एंड उनको पता चल जाता है कि ये वो चीज़ है जो बहुत अनहेल्पफुल है, जो उनके पास्ट इंटरेक्शन की वजह से अभी तक प्रेजेंट डे में भी शामिल है और उनके रिश्तों को ख़राब कर रही है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजिंग टेक्निक्स। इसमें जब ग्रुप सेटिंग्स में ये अपने आप को सेफ फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हीं के जैसे सब लोग होते हैं, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा होता है मेंबर्स को। सो क्या होता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और उनको इंटरपर्सनल बिहेवियर के बारे में जो भी पता है वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। एंड धीरे धीरे उनकी ये सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं जब वो दूसरों से सीखते हैं कि भाई सामने वाले की भी मेरे जैसी कंडीशन है लेकिन उसका तो बिहेवियर अच्छा है, तो मेरा क्यों बुरा है, तो मैं भी अच्छा कर लूँ, इस तरह की सोच उनमें आने लगती है। नेक्स्ट इज इमिटेटिव बिहेवियर। ये भी वैसे ही है कि मेंबर्स जो होते हैं वो सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं एक दूसरे को मॉडलिंग प्रोसेस से, यानी एक दूसरे को देख के सीखते हैं कि ये अच्छे से बिहेव करता है, मैं भी कर सकता हूँ, लाइक दैट। ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी करना, इमिटेट मतलब कॉपी करना, कॉपी करते हैं, थेरेपिस्ट की करते हैं, दूसरे ग्रुप मेंबर्स की करते हैं, जिसको भी अप्रिसिएशन मिलता है उनसे सीखते हैं। सो जैसे पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने का ही बात हुआ, तो एक ने जब अपनी बहुत वर्स्ट पर्सनल फीलिंग को शेयर कर दिया तो दूसरा उससे इंस्पायर होता है, सोचता है जब ये कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो जो उनके अंदर का दबा हुआ भाव था ना वो बाहर आ जाता है, जो जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी। सो जब वो व्हेन दे टॉक अबाउट इट, सो उनको ज़्यादा बेटर लगता है। सो उनको वो कंसर्न शो करना नहीं जानते थे पहले, अब कंसर्न शो करना सीख गए हैं, सब दूसरों को सपोर्ट करना सीख गए हैं। नेक्स्ट इज कोहेसिवनेस। ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो हर्ड बिहेवियर है, हम हर्ड एनिमल है, हम अकेले नहीं रह सकते। हम लोगों का हम ग्रुप में ही रहते हैं। हमें कहीं कोई जंगल में भी छोड़ देना तो हम कुछ दिन तो खुश रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें डिप्रेशन होने लगेगा, हमारी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वी कांट लिव इन आइसोलेशन। हाँ, आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अलग थलग, इंसानों से अलग, जहाँ इंसान नहीं दिखते वहाँ जाना। घर में अकेले रहना इज़ नॉट आइसोलेशन, मैं उसको आइसोलेशन नहीं बोलूँगी क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है, आप घर के अंदर क्यों घुसे हो, बाहर निकलो।
किसने रोका है? बट जंगल में तो ऐसा है कि आप चाहोगे भी बाहर निकलना तो जंगल में इंसान नहीं, जानवर नज़र आएँगे, इंसान नहीं नज़र आएँगे। तो वो उसकी बात कर रही हूँ। तो ह्यूमन जो है वो हर्ड एनिमल होता है और उसकी नीड्स होती हैं ग्रुप से बिलॉन्ग करना, बिलॉन्गिंगनेस, उसको एक्सेप्टेंस, लोग उनको एक्सेप्ट करें, उनको वो कहीं कहीं से तो बिलॉन्ग करते हो, ऐसी वाली फीलिंग आती है इंसान के अंदर। सो जो पर्सनल डेवलपमेंट इंसान में तभी होता है जब वो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को कंसीडर करता है। तो कोहेसिव ग्रुप्स जो होते हैं जिसमें सारे मेंबर्स में ये फीलिंग आती है कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्योंकि ये हमारे जैसा है, उनमें एक्सेप्टेंस आती है, उनमें वैलिडेशन मिलता है उन्हें उस ग्रुप में। सो इस तरह से कोहेसिवनेस इस ग्रुप में देखी जाती है। एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स, अगेन जब इंसान उस ग्रुप में आता है, सो वो डिसीजन ले सकता है खुद के बारे में, उसको मालूम होता है कि उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता है कि जो भी है, अगर मेरे इस डिसीजन से कुछ हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है। सो इस तरह की उसमें सोच आना शुरू हो जाती है। कैथारसिस, कैथारसिस होता है जो जब इंसान अपने इमोशंस को बिना इनहिबिट किए एक्सप्रेस करता है, यानी वो रोकता नहीं है अपने इमोशंस को, उसको रोना आता है तो रोता है, चिल्लाना आता है चिल्लाता है, जिस तरह के इमोशंस होते हैं अपने पूरे डिस्ट्रेस को अच्छे से निकालता है, उसको बोलते हैं कैथारसिस। सो कैथारसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्लाइंट आपके सामने कैथारसिस कर रहा है, दैट मीन्स उस आपका रेपो उसके साथ सेट हो गया है। ये बहुत ज़रूरी एक इंडिकेशन होता है जो आपको बता देता है कि क्लाइंट आपको कितना अपना मान रहा है। सो कैथारसिस होना बहुत ज़रूरी है और ये ग्रुप्स में ऐसा होता है, मेंबर्स जब अपनी स्टोरी बताते हैं उनको और ऑडियंस सपोर्टिव होता है जो उसको वैलिडेट करता है, जो भी वो सोच रहा है उसको विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम जब वो खोल पाता है अपने आप, अपने अंदर की चीज़ें, और सामने वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको जज नहीं करते हैं, तो वो कैथारसिस का केस होता है। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में। देन इंटरपर्सनल लर्निंग, अगेन सेल्फ अवेयरनेस होती है ग्रुप में। जब सेल्फ अवेयरनेस होती है तो इंसान जानता है कि कहाँ वो गलतियाँ करता है, वो लर्न करता है ग्रुप में इंटरेक्ट करना, उसको फीडबैक मिलता है मेंबर्स से उसके बिहेवियर के बारे में, और उसके बिहेवियर से लोगों को क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में भी पता चलता है, तो वो सीखता है। नेक्स्ट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अगेन ये भी उसी से मिलता जुलता है कि ग्रेटर लेवल ऑफ अचीवमेंट यहाँ मिलती है इंसान को, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको पता चलता है, ज़्यादा समझ में आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और कैसे उसको वर्क करना है। अनकॉन्शियस मोटिवेशंस जो हैं वो उसके बिहेवियर की वजह से जो भी बिहेवियर उसका है वो उसके अनकॉन्शियस मोटिवेशंस की वजह से है, तो वो अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस क्या है उसके बारे में भी उसको पता चल जाता है। नाउ कमिंग टू सेटिंग्स, किस तरह की सेटिंग्स में ग्रुप में थेरेपी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो इन पेशेंट यूनिट में तो होती है, यानी कि अगर जो थेरेपिस्ट है उसका अच्छा खासा बड़ा रूम है तो उसमें 4-6 लोगों को आराम से बिठाया जा सकता है, 10 लोगों को बिठाया जा सकता है। लेकिन अगर छोटा है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहाँ किया जाए, तो ये किसी इंस्टीट्यूशन में भी जाके किया जा सकता है। इसमें थेरेपीज़ कौन-कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं? टॉकिंग थेरेपी तो होती है, और भी कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे कि ड्रामा थेरेपी हो गई, साइको ड्रामा हो गया, आर्ट थेरेपी, नॉन वर्बल टाइप्स में क्या आ जाएगा, म्यूज़िक थेरेपी हो गई, है ना? डांस थेरेपी हो गई, इस तरह की। फिर जो टोटल एनवायरनमेंट होता है ना वो उसको हम ये मानते हैं कि वो थेरेपी का एक मीडियम है, जो भी जिस भी एनवायरनमेंट में आप रख रहे हो अपने क्लाइंट को, यानी जहाँ जहाँ पे भी आप थेरेपी दे रहे हो वहाँ पे ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट सूदिंग होना चाहिए, डराने वाला नहीं होना चाहिए। आप किसी बंजर से घर में या कमरे में ले जाके थेरेपी नहीं दे सकते आप, वो एरिया बड़ा सूदिंग एंड पॉजिटिव होना चाहिए। सो एक तो ये एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी इंटरेक्शंस और एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो थेरेपेटिक होनी चाहिए, पोटेंशियली थेरेपेटिक होना चाहिए, और वो उसमें इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तो ये जो थेरेपीज़ हैं ये डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी रिक्वायरमेंट है। और ग्रुप में 6 से 10 इंडिविजुअल होते हैं जो फेस टू फेस मिलते हैं, ट्रेन थेरेपिस्ट के ट्रेंड ग्रुप थेरेपिस्ट से मिलते हैं। एंड जब थेरेपी का के मीटिंग का टाइम होता है ना, वो मेंबर्स भी सेट कर सकते हैं बैठ के, या थेरेपिस्ट भी बता सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका कैसा सेटिंग है ग्रुप में। मेंबर्स को
एक दूसरे के बारे में फीडबैक देने के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि आप एक दूसरे के बारे में फीडबैक दो। अपनी फीलिंग्स के बारे में वो एक्सप्रेस करते हैं, जो दूसरों के बारे में समझते हैं। फिर जो ग्रुप मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, उसको बहुत एनकरेज किया जाता है जब ग्रुप थेरेपी होती है। जो हर एक पर्सन को है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने बारे में बताए, अपने वो नए तरीके सीखे बिहेव करने के। सो इस तरह से जो मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नई नई चीज़ें लर्न करने के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। मेंबर्स अगेन एक है ना लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप करना शुरू कर देते हैं जब इनकी मीटिंग्स होती है, जब ये एक दूसरे से बात करते हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप होने लगता है। एंड वो पर्सनली अपने बारे में बोल सकते हैं, ऑनेस्टली बोल सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। सो कंटेंट जो होता है ग्रुप सेशन का वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन कहीं बाहर के किसी बंदे को डिस्क्लोज नहीं करना है। इस ग्रुप में जो भी बातें होती हैं इस तरह से ये आउटसाइड पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ थेरेपी ग्रुप्स। ये जो ये थेरेपी ग्रुप्स जो होते हैं ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम इशू को लेकर जब वो आते हैं, सेम डायग्नोस्टिक बैकग्राउंड होता है, सपोज डिप्रेशन। हेट्रोजीनियस होता है कि जब इसमें मिक्स्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक ही इशू को लेकर नहीं आते। जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो वेरी कर सकते हैं 5 to 12। नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ थेरेपी ग्रुप्स। किस तरह से वो फंक्शन करते हैं? तो नंबर ऑफ जो सेशंस है ग्रुप थेरेपी के वो डिपेंड करते हैं ग्रुप का मेकअप कैसा है, ग्रुप का गोल क्या था, ग्रुप की सेटिंग्स क्या क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगेन कुछ टाइम लिमिटेड होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेशंस पहले से ही बता दिए जाते हैं, शुरू में सेशन शुरू होने से पहले बता दिए जाते हैं कि इतने मेंबर्स हैं और इतने सेशंस मिलेंगे। दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट ग्रुप। जो इनडिटर्मिनेट अगर है टाइम लिमिट तो यानी कि कुछ पता नहीं है कब तक सेशन चलेंगे, कैसे होगा, कुछ भी नहीं पता होता है। सो कभी भी ग्रुप बंद हो सकता है। सो मेंबरशिप जो होती है ये क्लोज्ड भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है न्यू मेंबर्स के लिए। कई बार मेंबर्स एक बार बन गए उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि मेंबर्स बाद में ऐड करते जाते हैं धीरे धीरे धीरे। सो वो देखना होता है कि क्लोज्ड ग्रुप है कि ओपन ग्रुप है। देन थेरेपेटिक अप्रोचेस भी डिपेंड करती हैं कि ग्रुप का फोकस क्या है और थेरेपिस्ट का क्या ओरिएंटेशन है, थेरेपिस्ट किस तरह से ग्रुप को आगे ले जाना चाहता है। अगेन ग्रुप थेरेपी में आप ये भी देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अपने इश्यूज़ को आगे लेके आएँ, ओपनली ऑनेस्टली उसके बारे में बात करें और एक ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बनाए, एक्सेप्टेंस का एटमॉस्फेयर बनाए। मेंबर्स को एनकरेज करें कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो जो ग्राउंड रूल्स होते हैं वो शुरू में ही सेट कर दिए जाते हैं कि किस रूल को फॉलो किया जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। सोशल कांटेक्ट जो होता है ग्रुप मेंबर्स का वो ग्रुप के बाहर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी ग्रुप के बाहर वो मेंबर्स नहीं मिलेंगे, ग्रुप में ही मिलेंगे। इस तरह से जो थेरेपिस्ट है वो फैसिलिटेट करता है ग्रुप का पूरा प्रोसेस किस तरह से चलेगा, किस तरह से ग्रुप को फंक्शन करना है, ये सारी चीज़ें। एंड ये ही सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करता है। हर एक इंडिविजुअल अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ग्रुप का जो गोल होता है और जो थेरेपिस्ट का ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेशन में। क्योंकि अच्छा अगेन ये जो सेशंस होते हैं ना ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं एंड अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। मतलब अगर स्ट्रक्चर्ड है तो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट का रोल बड़ा हो जाता है। फ्लूइड है तो मतलब वो स्विच भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट ही सारे टाइम कमांड करेंगे। एंड अनडायरेक्टेड होगा तो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा, थेरेपिस्ट एक ऑब्जर्वर की तरह वर्क करेगा। इस तरह से होता है। सो कई बारी ना लीडर भी बना दिए जाते हैं ग्रुप में। तो जो ग्रुप में लीडर होता है वो ही लीडर होता है या लीडर ऑटोमेटिकली बन जाता है जो ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा बिहेव करता है, ज़्यादा एक्ट करता है, तो वो भी बन जाता है। तो जो लीडर होता है वो फिर किस तरह से पूरा ग्रुप अपनी एक्टिविटी करेगा उसको गाइड करता है एंड कोशिश करता है कि वो ऑफ ट्रैक ना हो जाए, मतलब किसी और टॉपिक पे बात ना शुरू हो जाए, बात जो एजेंडा था वो बरकरार रहे जिस पे बात करने के लिए ग्रुप बना था। तो थेरेपिस्ट ग्रुप को पूरा डायरेक्ट करता है, पॉजिटिव बिहेवियर्स में एंगेज रहें सारे ग्रुप मेंबर्स उसको भी डायरेक्ट करता है। सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर सपोज एक मेंबर एम्पैथी शो करता है, सपोर्टिव लिसनिंग शो करता है दूसरे को, तो थेरेपिस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको एंड एक्सप्लेन करेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का पॉजिटिव बिहेवियर होना।
कुछ सेल्फ हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस या वेट वॉचर्स, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो साइकोथेरेपी के अंडर नहीं आते हैं, मतलब इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता है इसका, तो साइकोथेरेपी रेल्म में नहीं आते। सो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सोशल सपोर्ट ऑफर करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक तरह से फील होने लगती है इस ग्रुप के मेंबर्स को। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ये अपना कॉमन कंसर्न शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को कोप करने में, एंड ये इनमें कोई लीडर नहीं होता है, ये मेंबर्स ही रन करते हैं। और लीडर ज़्यादातर ये मीटिंग ना कोई भी चला सकता है, मतलब जो जो लीडर बन जाए उस दिन, ऐसा वाला। नेक्स्ट इज रेफरल और पेशेंट्स टू ग्रुप थेरेपी। तो किस तरह से ग्रुप थेरेपी के लिए रेफरल बनाए जाते हैं, तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो टिपिकली ग्रुप थेरेपी के लिए भेजे जाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट भेजते हैं। और ये जो पार्टिसिपेट करते हैं तो ये दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी में भी कर सकते हैं, ग्रुप थेरेपी में भी कर सकते हैं। सो कोई भी पर्सन जो ग्रुप थेरेपी के लिए जाता है उसका लीडर्स इंटरव्यू भी ले सकते हैं, जो ग्रुप के लीडर होते हैं वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं इंश्योर करने के लिए क्या वो उस ग्रुप के लिए फिट है या नहीं है। सो इंडिविजुअल कभी कभी क्या है, जब उसको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है उस ग्रुप के बारे में तो वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से सेटल कर पाता है, उसको गाइडलाइंस एंड ग्राउंड रूल्स बता दिए जाते हैं पहले से ही, और ये भी बता दिया जाता है कि हाँ वो इस ग्रुप में किस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी। ग्रुप थेरेपी है उसको अगर जब टर्मिनेट करनी होती है तो क्या चीज़ों को ध्यान देना है। सो जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं, ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, ये ये कभी कभी ना ऑन ही होते हैं, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ही होते हैं अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, एंड पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ कुछ ठीक हो जाते हैं चले जाते हैं, जो बीमार हो रहे होते हैं वो आ जाते हैं, तो ये कुछ ग्रुप तो ऐसे ही चल रहे होते हैं ड्रग रिहेबिलिटेशन वाले। बट कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनमें एंड डेट सेट की गई होती है पहले से कि इतने टाइम के बाद ये ग्रुप बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि एजेंडा पूरा नहीं हो जाता, ग्रुप का गोल अचीव नहीं हो जाता। तो जब भी टर्मिनेशन होता है लॉन्ग टर्म थेरेपी के थेरेपी ग्रुप का, तो ये जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में उनके अंदर ना ग्रीफ हो जाता है, उनको दुख होता है कि हाँ ग्रुप खत्म हो जाएगा, कितना अच्छा लग रहा था ग्रुप में, इस तरह का उनको लॉस अबेंडनमेंट एंगर रिजेक्शन इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आती रहती है। तो थेरेपिस्ट जो होता है वो कोशिश करता है कि ऐसी फीलिंग्स को कैसे हैंडल किया जाए ये उनको लर्न करवाता है, उनको बताता है कि ये क्लोजर बहुत ज़रूरी है, ये फीलिंग आना नेसेसरी है, तो दे नीड टू एक्सप्लोर दैट फीलिंग, एंड न्यूली जो कोपिंग टेक्निक्स हैं वो भी उनको सिखाया जाता है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। फिर ड्रॉप आउट्स के बारे में बात करें तो ग्रुप थेरेपी में कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, और फिर वो अगर उनके साथ कुछ ऐसा किसी ने बिहेव कर दिया या कमेंट कर दिया तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत हॉस्टाइल होते हैं। सो उनका ड्रॉप आउट होने की रिस्क ज़्यादा होती है, ड्रॉप आउट मतलब ग्रुप छोड़ के भागने की रिस्क ज़्यादा होती है, ग्रुप छोड़ देते हैं गुस्सा होके। सो ऐसे लोग जिनको ट्रबल होता है कम्युनिकेट करने में ग्रुप सेटिंग्स में, उनको फिर सोचना पड़ता है कि इनको ग्रुप में रखना है कि नहीं रखना है, और अगर थेरेपिस्ट का सपोर्ट नहीं मिलता उनको तो होता क्या है कि वो सेंस ऑफ आइसोलेशन अलोननेस जो उनके अंदर है वो बरकरार रहती है और उनके ड्रॉप आउट होने की चांसेस बढ़ जाती है, एंड उन फिर उनको ना ऐसे फेलियर वाली फीलिंग भी आती है। सो ग्रुप से जब वो छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ उस पर्सन को ही नहीं खराब लग रहा होता जब वो ड्रॉप आउट करता है, लेकिन ग्रुप मेंबर्स भी इंजर्ड फील करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो प्री मैच्योरली ग्रुप छोड़ के गया है मेंबर, है ना। सो इसीलिए थेरेपिस्ट का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे मिनिमाइज करे इस चीज़ को कि ड्रॉप आउट ना हो। और और ये तभी हो सकता है जो वो मेंबर्स को जब सिलेक्ट करता है तो बहुत सोच समझ के करे। नाउ इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दोनों ही बेनिफिशियल होती हैं, दोनों की ही 85% चांसेस है कि पार्टिसिपेंट को बेनिफिट होगा, एंड जो पेशेंट है वो जब भी इन दोनों थेरेपी से जाता है तो वो ज़्यादा
अपने आप को एक्सेप्ट कर पाता है, ज़्यादा अपने आप को समझ पाता है, एंड उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं, कोपिंग स्किल्स भी बेटर हो जाती हैं। सो कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो थेरेपी फिर भी कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी जब एक ग्रुप खत्म हो गया ना, वो जाके दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या इंडिविजुअल सेटिंग्स में चले जाते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी में चले जाते हैं। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप थेरेपी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन, ये वैसे भी हम पहले भी पढ़ते पढ़ते पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा और बहुत नया नहीं दिया हुआ है। तो ग्रुप थेरेपी में अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक सपोर्ट ग्रुप, ऑब्वियसली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें ऑल्टरनेटिव्स पता चलते हैं मेंबर्स को कि कैसे करना है, मेंबर्स को कंफर्ट फील होता है कि उनके जैसा कोई और भी है, और उनको अपनी डिफ़िकल्टीज़ कैसे रिजॉल्व करनी है और ऑल्टरनेटिव बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें लर्न करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, उनमें दूसरों से किस तरह से रिलेट करना है, नया तरीका रिलेट करने का क्या है, वो लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पीपल बिगिन टू सी दैट दे आर नॉट अलोन, वो उनको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो अकेले नहीं है, उनमें एक होप आ जाती है, उनको समझ में आता है कि उनको हेल्प मिल सकती है, और वो कंफर्टेबल होते हैं कि दूसरे लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनको कंफर्ट मिलता है इससे कि हाँ, कुछ लोग हैं जो उनके जैसी प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं, एंड उनकी प्रॉब्लम पे काम किया जा सकता है, एंड दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हाईली डिस्टर्ब है उनको भी सपोर्ट मिलता है इससे। नेक्स्ट इज, ये उनको पता होता है कि वो फ्री फील कर सकते हैं, उनको हमेशा बंद कर या परेशान होकर रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ऐसा क्लाइमेट मिलता है ग्रुप में जहाँ पे ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? सो टेक्निक्स अगर हम यूज़ करते हैं ग्रुप थेरेपी में, तो टेक्निक के बेसिस पे ये वर्बल भी होते हैं, एक्सप्रेसिव भी होते हैं, साइको ड्रामेटिक भी होते हैं। अप्रोचेस पे देखें तो साइको एनालिटिक टू बिहेवियरल भी होते हैं, गेस्टाल्ट भी हो सकते हैं, एनकाउंटर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। फिर ग्रुप्स जो होते हैं वो भी वेरी करते हैं, क्लासिक साइकोथेरेपी ग्रुप से लेके जो साइकोथेरेपी ग्रुप्स कौन से होते हैं जो प्रोसेस करते हैं हमारे पूरे साइकोलॉजिकल थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, साइको एजुकेशनल भी तक भी हो सकते हैं। और देन साइको एजुकेशनल ग्रुप्स जो होते हैं यूजुअली उनका फोकस क्या होता है, कोई एरिया ऑफ कंसर्न होता है उससे होता है। फिर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एंगर हो सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, ये वाले इश्यूज इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। फ्रीक्वेंटली टाइम लिमिट जो होती है 10 to 15 सेशंस होती है ग्रुप्स की, और इनकी जो अप्रोच, हर एक अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक तो आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि एक अप्रोच में सारे एडवांटेज है, ऐसा नहीं होता है। जो जो अप्रोचेस हम सीखते हैं उनमें सब में कुछ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक आपको मिलेंगे, एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही कोई ग्रुप में जाना चाहिए, अदरवाइज मे बी गलत ग्रुप में लैंड अप हो जाएं, उसके बाद सफ़र करें। नाउ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में बात करें तो पहला ग्रुप है टी ग्रुप, इसको ट्रेनिंग ग्रुप कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो ही वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या वो लर्न करना चाहते हैं एंड कैसे वो लर्न करना चाहते हैं, उनका कोई लीडर नहीं होता। और लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब इंडिविजुअल ना अपना अच्छा रिलेशनशिप दूसरों के साथ बना लेता है उस ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप इज सेंसिटिविटी ग्रुप, ये भी एक तरह का टी ग्रुप होता है, और इसका जो फोकस होता है पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज को लेकर होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है इसमें इंडिविजुअल की, और सेंट्रल फोकस जो होता है वो ग्रुप नहीं होता, इंडिविजुअल होता है, बेसिकली इंडिविजुअल मेंबर होता है। नेक्स्ट इज एनकाउंटर ग्रुप। एनकाउंटर ग्रुप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टी ग्रुप फैमिली का ही है ये, एंड थेरेपी ओरिएंटेड होता है ये, पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालता है। कैसे? जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए और इम्प्रूव किया जाए, इस तरह के इसमें थॉट प्रोसेस होता है इस ग्रुप में। और ये कैसे होता है? एक्सपीरियंशियल ग्रुप प्रोसेसेस से होता है, मतलब कुछ ड्रामा करके या कुछ ऐसे करके एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, बताते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं, दूसरा मेंबर उनको समझाता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है, इस तरह से। सो वो पोटेंशियल जो होती है पार्टिसिपेंट की, वो उनको समझ में आने लगती है कि हमारे अंदर तो ये पोटेंशियल भी है। नेक्स्ट इज मैराथन ग्रुप। मैराथन ग्रुप जो होता है ये एनकाउंटर ग्रुप का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है।
लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये लेवल ऑफ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर देता है मेंबर्स के अंदर, क्योंकि ये मैराथन नाम से ही पता चल रहा है बहुत लंबा चलने वाला ग्रुप है, एक्सटेंडेड टाइम ले लेता है ये, और अपने एक्सपीरियंसेस तो ये करता ही है, साथ में फटीग भी आ जाती है मेंबर्स में, पार्टिसिपेंट्स पे। सो इसमें पोटेंशियल तो ज़रूर है, मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स में उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। सो ये एनकाउंटर ग्रुप्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए होते हैं, एंड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए होते हैं, एंड ये जब भी कंडक्ट करते हैं कोई हाईली स्किल्ड पर्सन ही करना चाहिए, क्योंकि ये मैराथन ग्रुप्स हैं एंड इसमें एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप जनरली ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं सो दैट उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कुछ सीख सके, कुछ नया सीख सके। उनमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्शन ग्रुप्स होते हैं, और ये कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए बनता है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनता है। तो ये जब क्लाइंट्स होते हैं उनको असिस्ट किया जाता है इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सो दैट बहुत सारी जो इनकी नीड्स है वो फुलफिल की जा सके, और इसमें जो जिस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है वो स्पिरिचुअल से लेके एजुकेशनल हो सकती है। नेक्स्ट इज साइको एजुकेशनल ग्रुप्स। इसका कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल डेवलपमेंट में ही ज़्यादा यूज़ है इस तरह के ग्रुप्स का, साइको एजुकेशनल ग्रुप का। सो कॉग्निटिव मतलब थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियर, मतलब आपका जिस तरह का बिहेवियर है उसको डेवलप करने की बात की जाती है, और ये स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रुप होता है, और इसको टीच करने के लिए स्किल्स एंड नॉलेजेस टीच की जाती है इसमें बेसिकली। और जो ग्रुप्स होते हैं वो गाइडेंस के थ्रू किया जाता है, या तो काउंसलिंग के थ्रू या थेरेपी ओरिएंटेड होते हैं ये वाले ग्रुप्स। नेक्स्ट इज मिनी ग्रुप्स। मिनी ग्रुप्स होते हैं, इसमें एक काउंसलर होता है एंड मैक्सिमम ऑफ 4 क्लाइंट्स हो सकते हैं। सो जो इनकी पोटेंशियल होती है वो, इसमें एडवांटेज ज़्यादा है इस तरह के ग्रुप में, क्योंकि लोग बहुत कम है, तो ओपनली वो मेंबर्स एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसमें भीड़ भाड़ नहीं लगती है। सो इसीलिए विड्रॉल की चांसेस बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि कहीं कभी क्लाइंट को ऐसा फील ही नहीं होता कि भाई मुझे नहीं सुना जा रहा है या कुछ, इसीलिए मिनी ग्रुप्स बहुत एडवांटेजेस को लेकर होते हैं। नेक्स्ट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। दिस इज द लास्ट ग्रुप। अगेन इन ग्रुप जो है इसमें इन्होंने बताया है कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एथलेटिक हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, पर्टिकुलर एबिलिटी हो गया, इस तरह के ग्रुप होते हैं। तो इन ग्रुप में जो एसोसिएशंस होते हैं वो एक ही तरह के लोग, सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग उस ग्रुप में होंगे। आउट ग्रुप होते हैं जो इन ग्रुप में नहीं आते, बाकी लोग जो कॉमन लोग हैं, वो जो आउट ग्रुप के ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है, ग्रुप से एक्सक्लूडेड लोग हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो आउट ग्रुप होता है ना। सोशल नेटवर्क्स की बात करें तो ये इंसान अपने आप ही चूज़ करता है कि उसको किसी ग्रुप में जाना है कि नहीं जाना है, इसमें काउंसलर का कोई रोल नहीं होता। सोशल नेटवर्क्स के की बात करें तो हमें किस तरह से हमारी चॉइसेस क्या होंगी वो एक इंडिविजुअल पे ही बेस्ड होता है कि इंडिविजुअल किस तरह से ले रहा है, लेकिन काउंसलर इससे ये एनालाइज ज़रूर कर पाता है कि इंसान की चॉइसेस क्या हैं, इंसान जिस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया है उसको ज्वाइन करने के लिए, और हाउ दैट ग्रुप इज़ इम्पैक्टिंग दैट इंडिविजुअल, ये ज़रूर काउंसलर जान लेता है अगर सोशल नेटवर्क्स कोई इंसान ज्वाइन करता है तो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल के लिंक को बाकी स्टूडेंट के साथ, सो दैट ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सके इसका। बहुत सारे अपने इंडिया में ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं होती है कुछ, या काउंसलर्स ही नहीं मिलते पढ़ाने के लिए। सो ये वीडियोस अगर सब तक पहुँचे तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी, सबका राइट है सही नॉलेज और ढंग से पढ़ने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।